स्टूडेंट्स, मैं हूं इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो लेक्चर 12th स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बिहार बोर्ड 2021 का एग्जाम लिखने जा रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। इस वीडियो लेक्चर में हम 12th में आने वाली मैक्सिमम फिजिकल क्वांटिटीज के SI यूनिट्स या उनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है। वीडियो को स्किप न करें और अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है वो देखते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता है कि इस बार एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम का फॉर्मेट इस बार ऐसे होने वाला है, 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको आंसर देना है 35 का। 20 क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आउट ऑफ 20 ये 35 में से 35 into 1 यानी ऑब्जेक्टिव्स है 35 मार्क्स 70 क्वेश्चंस में से। उसके बाद 20 क्वेश्चंस आपसे शॉर्ट टाइप पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप। 20 में से आपको 10 का आंसर करना है और ये इसका वेटेज होगा 2 मार्क्स। ये हो गया 20 मार्क्स। उसके बाद लॉन्ग आंसर्स में से 6 पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें से 3 का आंसर करना है आपको। ये हो गया 15 मार्क्स। इफ यू ऐड 70, इस बार कोई भी स्टूडेंट या कोई भी टीचर नहीं बोल सकता है कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है। इस बार सबकी स्टडीज लगभग डिस्टर्ब हुई है। हम लोगों ने भी पूरा किया है सिलेबस, बट बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्किप कर दी है। फिर भी बिहार बोर्ड में गेस करने का अच्छा आइडिया है, अच्छा अनुभव हम लोगों का। बिहार बोर्ड में गेस आता भी है। CBSE में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट बिहार बोर्ड का स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप गेस आसानी से कर सकते हैं। हर 3-4 साल पे क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। इस बार के लिए भी सबसे पहले तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि गेस क्वेश्चन पढ़ा जाए। हम लोग चाहते हैं जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिलेबस को कवर किया जाए। लेकिन इस बार सबकी स्टडीज डिस्टर्ब हुई हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कुछ भी पढ़ा ही नहीं, कैसे होगा। तो उनके लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े, उनके लिए 2009 से 2020 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फेसबुक पे हमारा पेज है एफएस एकेडमी ऑफ साइंस, उस पर 2009 से 2020 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ हैं। उसके अलावा जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसका सॉल्यूशन उस पर है, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मैंने पहले ही उस पर दे रखे हैं। शॉर्ट टाइप आंसर्स 1-2 दिन में उस पर अपलोड हो जाएंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो इजीली आप स्कोर कर पाएंगे। और प्रैक्टिकल में कोशिश कीजिए कि 28 to 29 आपको मिले। अगर 28 to 29 आपको मिलता है प्रैक्टिकल्स में, यहाँ से अगर आप 60 भी लाते हैं तो भी आपका 89 होता है। 65 लाते हैं तो 94 हो जाएगा। ये स्कोर करने का तरीका है। अगर उन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, हमेशा 3-4 साल पे रिपीट होती हैं चीजें। स्कोर करना आसान है, और इस बार बिहार बोर्ड आप पे और ज्यादा मेहरबान है क्योंकि क्वेश्चन डबल आ रहे हैं। अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेंगे 2009 से 2020 तक का, उसके अलावा जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो आसानी से आप 70 में से 35 आसानी से आप बना सकते हैं। यानी 35 आपका कहीं नहीं जाएगा, और इसमें मार्क्स कटने का चांस 0 रहता है। इसमें मार्क्स नहीं कटता है। अगर आपने सही टिक कर दिया तो मार्क्स मिलना ही मिलना है। और यहाँ पे 10 into 2 इसमें थोड़ा सा मार्क्स कटने का, अगर आपने कुछ गलतियां की तो थोड़ा बहुत नंबर कटने का चांस रहता है, बट ये एकदम श्योर वाला नंबर है। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। क्लासरूम में हम लोग हमेशा स्टूडेंट्स को ये इंस्पायर करते हैं इस चीज़ के लिए कि उनको कॉन्सेप्ट सीखना है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। रट के 95 लाने से बेहतर है कि समझ के 70 लाया जाए। 95 अगर आप ला रहे हो तो वो आपके काम का नहीं है। दूसरे देख के बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा मार्क्स लाए हो, आपको बहुत तारीफें मिलेंगी, बट आपका नॉलेज आपका अपना है। नॉलेज आपके पास है, नॉलेज इज नथिंग बट पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप जानते हो कि आप में कितना दम है। नॉलेज आपका अपना होता है, मार्क्स सेकेंडरी चीज़ है। हम लोग ये नहीं कहते कि मार्क्स आप 95, 98, 99 मत लाओ, जरूर लाओ, लेकिन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो
और साइंस अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, ये सब अंडरस्टैंड करने की चीज़ें हैं। सो शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। पहला देखेंगे हम लोग फर्स्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के का एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के? इसका यूनिट एसआई यूनिट पूछता है। सो इसके एसआई यूनिट के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कूलम्स लॉ से हम जानते हैं F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो इस पूरे को हम लोग जानते हैं K होता है K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो K यहीं रहने देते हैं, आर स्क्वायर को इधर ले जाते हैं। सो F R स्क्वायर बाय Q1 Q2 इज इक्वल टू K। सो फोर्स का क्या होता है हमारा? फोर्स का होता है न्यूटन। ये क्या है? डिस्टेंस है। सो R यानी मीटर स्क्वायर। और नीचे चार्ज का क्या होता है? कूलम। कूलम इंटू कूलम है तो मैं कूलम स्क्वायर लिख देता हूं सीधे। सो K फाइनली K की यूनिट क्या होगी? K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहां से दूसरा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछता है। एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक, यानी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो इसका हम लोग यहां से भी देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाइए। सो 1/4 पाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट दूसरे साइड। सो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये कांस्टेंट है और ये अब ऊपर जाएगा, यानी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये रहा एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और ये K की यूनिट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट के लिए आप यहां से भी जा सकते थे। आप एप्सिलॉन नॉट को यहां भेज दीजिए, यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसका कोई यूनिट नहीं होगा 1/4 पाई का। सो Q1 Q2 यानी कूलम स्क्वायर और नीचे फोर्स का न्यूटन और आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस तरह से आप एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल लेंगे। ये रहा आपका K का यूनिट और ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट। ये यहां से लिख लीजिए। तीसरा देखेंगे हम लोग। तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई मात्रक, यानी विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा? E इज इक्वल टू F/Q यानी न्यूटन, और फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम। सो E इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, और E हमारा ये भी होता है -dV/dr। सो dV क्या होता है? वोल्टेज, और dr डिस्टेंस है, सो मीटर। सो वोल्ट पर मीटर भी होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का दो यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। इस वीडियो में हम एसआई यूनिट के साथ साथ उसके दूसरे यूनिट्स भी जो हो रहे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। सो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, दैट मीन्स व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है हमारा? E इज इक्वल टू फाई E इज इक्वल टू E इंटू डी एस। सो E का क्या होता है हमारा?
वोल्ट पर मीटर, सो वोल्ट पर मीटर, और एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर, सो मीटर से मीटर कैंसिल, सो हम क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट वोल्ट मीटर। अगला देखेंगे हम लोग, इसका चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सो अगर हम यहां से जाएं, फाई ई इज इक्वल टू न्यूटन बाई कूलम इंटू ds मीटर स्क्वायर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सो ये यूनिट भी हो सकता है और ये यूनिट भी है। सो अगला देखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव होता क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सो डब्ल्यू क्या है, वर्क डन यानी जूल, और ये क्या है, चार्ज यानी कूलम। सो ये हुआ जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। सो V का क्या हुआ, यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर का भी यही होगा, विभवांतर का भी यही यूनिट होगा। अगला है एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। सो P इज इक्वल टू 2QL होता है। सो P इज इक्वल टू, इसका कोई यूनिट नहीं, कूलम, चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। सो डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होगा, कूलम मीटर। अगला देखेंगे हम लोग, जो अभी हमने कूलम मीटर देखा था, डाइपोल मोमेंट का यूनिट कूलम मीटर। सो 1 कूलम मीटर इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 29 dB। सो ये भी उसी का यूनिट है, ये भी याद रखिए। अगला देखते हैं हम लोग, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। एसआई यूनिट ऑफ, यानी संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक बताइए। सो C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, यानी कूलम बाई वोल्ट। सो कूलम पर वोल्ट, और इसी को बोलते हैं हम लोग फैराड। सो संधारित्र की धारिता का क्या हुआ यूनिट, कूलम पर वोल्ट या फैराड, यही ज्यादा यूज होता है, फैराड। अगला देखेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, दैट मीन्स परावैद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य का, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट होगा वही इसका भी होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है हमारा, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। सो ये दोनों यूनिट इसके होंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो Q क्या होता है, कूलम, T क्या होता है, सेकेंड। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिस्ट एम्पियर के नाम पे इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर। सो ये दोनों सही है, इलेक्ट्रिक करंट का ये दो यूनिट, ये ज्यादा यूज होता है एम्पियर वाला। अगला देखेंगे हम लोग, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, दैट मीन्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के लिए V इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। सो यहां से अगर R निकालिए तो V बाई आई। सो V क्या होता है, वोल्ट, और I क्या होता है, एम्पियर। सो वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओम, ओम। सो ये दोनों सही हैं, वोल्ट पर एम्पियर और ओम। सो ये रहा प्रतिरोध का यानी रेसिस्टेंस का यूनिट।
SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, दैट मीन्स प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है प्रतिरोधकता? R इज इक्वल टू रो ए बाई रो एल बाई ए। सो यहां से हम रो निकालें, सो आर ए बाई एल इज इक्वल टू रो। सो यहां पे R क्या है? ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर। सो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये है ए दैट मीन्स मीटर स्क्वायर, और ये है एल दैट मीन्स मीटर। सो मीटर से 1 मीटर कटा, सो रो क्या हुआ? रो इज इक्वल टू ओम मीटर। ये रहा रेसिस्टिविटी का ओम मीटर, SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 बाई रो होता है। सो इसको हम लोग बोलते हैं ये भी यूनिट होता है या सीमेंस पर मीटर होता है। सो ये दोनों यूनिट है कंडक्टिविटी के, महो बोलते हैं MHO और सीमेंस पर मीटर, ये दोनों यूनिट है कंडक्टिविटी के। अगला देखेंगे हम लोग SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, दैट मीन्स विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति क्या होता है हम लोग जानते हैं, W/T यानी जूल पर सेकेंड। सो जूल पर सेकेंड, और साइंटिस्ट के नाम पे सब जानते हैं इसका यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था, यानी वाट। सो ये दोनों यूनिट है इसके। यहां से हम 1 वाट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 जूल पर सेकेंड। अगला देखेंगे हम लोग SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड B, इसका फॉर्मूला क्या होता है? B इज इक्वल टू F बाय पोल स्ट्रेंथ, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। सो B इज इक्वल टू, इसका होता है न्यूटन, और पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है एम्पियर मीटर। सो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो एक यूनिट तो ये हो गई, और यहां से एक और यूनिट आपको पता चल गई। पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, यानी पोल स्ट्रेंथ का यूनिट एम्पियर मीटर। यहां से एक और मालूम हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपको निकला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, और साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट का नाम रखा गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। और टेस्ला का ही मतलब होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। सो ये तीनों यूनिट्स हैं, ज्यादा सबसे ये यूज में आता है। और इसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है गॉस, और 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर होता है। सो ये इंफॉर्मेशन भी नोट कर लीजिए। सो टेस्ला का मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, और हम फॉर्मूला वाइज गए तो क्या आया हमारा? न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। अगला देखेंगे हम लोग, अगला है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी φB। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? φB इज इक्वल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट अभी हमने निकाला था, क्या हुआ था? वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो ये हुआ वेबर, जिसको हम लोग WB से डिनोट करते हैं। सो मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट वेबर। अगला देखेंगे हम लोग म्यू नॉट का SI यूनिट क्या होता है? म्यू नॉट क्या होता है? परमियाबिलिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग पढ़ते थे कूलम्स लॉ में परमिटिविटी, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग पढ़ते हैं परमियाबिलिटी। सो एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये एक रिलेशन हम लोग जानते हैं।
सो अगर यहां से हम 4 पाई को इधर शिफ्ट करें तो म्यू नॉट क्या होगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं हेनरी पर मीटर, हेनरी पर मीटर। सो ये तो आपको यूनिट मिल गई, ये यूनिट है ये दोनों, और ये म्यू नॉट की वैल्यू है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसका एक और यूनिट होता है वेबर एम्पियर इंटू मीटर, इसका एक और यूनिट होता है। सो ये 3 यूनिट लिखा मैंने, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर और वेबर एम्पियर इंटू मीटर, और ये इसका वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अगला देखेंगे हम लोग, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यानी L का, यानी स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक पूछ रहा है। सो L इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, N phi B by I। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये है करंट। सो यहां से हम लोग फ्लक्स का हम लोग जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है वेबर, और इसका क्या होता है एम्पियर। सो जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा उसका हो गया वेबर पर एम्पियर, और इसी को बोलते हैं हेनरी। सो इसका भी 2 यूनिट हुआ, वेबर पर एम्पियर और हेनरी, ये ज्यादा यूज में आता है हेनरी। अगला देखेंगे हम लोग, SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस, यानी प्रतिघात का SI मात्रक क्या होता है। सो प्रतिघात का SI मात्रक होता है ओम, इसको भी याद रखिए ओम। अगला देखेंगे हम SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी चुंबकीय आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। सो इसको बोलते हैं हम लोग टाउ बाय बी, मैग्नेटिक फील्ड। सो M इज इक्वल टू, ये टॉ क्या होता है न्यूटन मीटर, और इसका होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। सो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हुआ, सो ये ऊपर जाएगा तो एम्पियर, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मोमेंट का एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगला देखेंगे हम लोग, ये होता क्या है, M इज इक्वल टू M बाय V। ये क्या है, ये मैग्नेटिक मोमेंट, और ये क्या है वॉल्यूम। सो मैग्नेटिक मोमेंट का अभी हमने निकाला एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, सो एम्पियर पर मीटर, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो यूनिट आया वो आया एम्पियर पर मीटर। अगला है लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। सो मोस्ट प्रिफर्ड आंसर इज टाइम, यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में इस पे टाइम पे टिक करके आ जाते हैं, जबकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज पे यूज होते हैं इन स्पेस, और ये सब डिस्टेंस के यूनिट हैं, किसके, डिस्टेंस के। तो आपको जो भी ऑप्शन आएगा उसमें से आप क्या चूज करोगे, डिस्टेंस। सो लाइट ईयर दूरी का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का। अगला है SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। हम जानते हैं P इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, दैट AF क्या है, फोकल लेंथ। सो 1 बाई मीटर, यानी पर मीटर। सो पर मीटर इसका मात्रक है 1 बाई मीटर, और इसी को बोलते हैं हम लोग डायोप्टर। सो ये दोनों इसके SI यूनिट है, ये डायोप्टर ज्यादा यूज में आता है। अगला देखेंगे हम लोग प्लांक्स कांस्टेंट का, प्लांक्स कांस्टेंट का SI मात्रक, दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट क्या, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। सो यहां से अगर हम H निकालें तो E बाय न्यू हो जाएगा। सो H E यानी एनर्जी, दैट मीन्स जूल, और फ्रीक्वेंसी
यानी पर सेकेंड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 बाई टाइम पीरियड, दैट मीन्स पर सेकेंड, यानी ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो पर सेकेंड। सो यहाँ पे पर सेकेंड, सो जूल सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट आया वो आया जूल सेकेंड। इसका एक और यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय पर सेकेंड, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। और एक कन्वर्जन ये है कि H की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड SI में, और H की वैल्यू होती है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। सो ये भी दोनों वैल्यू नोट किया जाए, ये दोनों वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया? इसको H इज इक्वल टू जो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लिखा हुआ था, इसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड किया गया। सो ये आ गया आपका 4.14, और ये 19 ऊपर गया, सो 10⁻⁻15 बचा, क्योंकि ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो -34 में से +19 निकलेगा तो आपका कितना बचेगा? सो 15, सो 10⁻⁻15। ये भी H की ही वैल्यू है, बट ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में और ये होता है आपका जूल सेकेंड में। सो ये था प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में। अगला SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का हम लोग ने देख लिया है। फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट पर सेकेंड होता है, लेकिन इसी को हम लोग लिखते हैं हर्ट्ज। इसी को हम लोग हर्ट्ज लिखते हैं। SI यूनिट ऑफ R, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी रेडियो एक्टिविटी से। सो R का जो SI यूनिट होता है वो होता है बेक्यूरेल, जिसको हम लोग BQ से डिनोट करते हैं। सो 1 BQ कितना होता है? 1 बेक्यूरेल होता है 1 DK पर सेकेंड। उसी तरह 1 रदरफोर्ड भी इसी का यूनिट है। सो 1 रदरफोर्ड कितना होता है? 10⁶ DK पर सेकेंड। सो हम लिख सकते हैं 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁶ बेक्यूरेल, और क्यूरी 1 क्यूरी भी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का ही यूनिट होता है। तो क्या होता है? 3.7 इंटू 10⁻10 DK पर सेकेंड। तो हम लिख सकते हैं यहां से क्यूरी को CI से डिनोट करते हैं, तो 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल। सो ज्यादा चांसेज है ये बेक्यूरेल इसका SI यूनिट है। बाकी जिन भी साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिविटी पे काम किया था उनके नाम से यूनिट, जैसे रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी ने भी काम किया था, सो इनके नाम से भी है। सो 12th में आने वाले बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज के हमने SI यूनिट्स और यूनिट्स को देखा, अभी एक एक करके मैंने एक्सप्लेन भी किया। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप इस बार 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एक बार देख के जाएं, क्योंकि SI यूनिट से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। सो आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार 12th के एग्जाम दे रहे हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में या आपके रिलेटिव में, सबको फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे फायदा मिल सके।